हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत सोनी। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ब्लड। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रक्त के अध्ययन को यानी ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमोलॉजी या फिर हीमेटोलॉजी। अब देखो, इसमें अगर ये वर्ड को तोड़े, हीमो या फिर हीमेटो, इसका अर्थ होता है रक्त यानी ब्लड। ठीक है, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी यानी अध्ययन। तो इस वर्ड में ही छुपा हुआ है कि हीमो का अर्थ होता है रक्त और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमोलॉजी। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो आपसे क्वांटिटी पूछे कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग होता है 5 से 6 लीटर रक्त। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि मनुष्य का कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो भार होता है उसका 7% रक्त पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी का वेट अगर 60 किलो है तो उसका 7% निकाले, मतलब 7/100। तो ये शुरू ये जीरो कटी, 7×6 हो गया 42 और बटे में क्या है 10, यानी इसका आंसर आएगा 4.2। यानी कोई व्यक्ति अगर 60 kg का है तो उसके अंदर 4.2 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे देखें तो पूछा जाए कि रक्त के कार्य क्या होते होंगे, क्या कार्य करता होगा रक्त। हमारे शरीर में जो रक्त है वो क्या कार्य करता होगा। तो सबसे पहला तो काम है, यह जो होती है अपने शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे अपन फेफड़ों में सांस लेते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन को उठाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक इस ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है। तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके साथ साथ जो अपने शरीर में पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ जैसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका भी परिवहन करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर के द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे हो गया अमोनिया, यूरिया, इनका भी परिवहन करने का काम किसका होता है, तो वो होता है रक्त का। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। इसके अलावा अगर रक्त का कार्य देखें तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। ठीक है, और लास्ट काम देखें तो ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि अपने शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम भी किसका होता है, रक्त का होता है। ठीक है, इसके अलावा एक कार्य और होता है, यह अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। आप सभी को पता होगा कि शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, रक्त का, क्योंकि रक्त हमारे शरीर में दिन भर इधर से उधर बहता रहता है और अपने शरीर को हमेशा गर्म बनाए रखता है। मतलब कितना बनाए रखता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगला देखिए कि रक्त का पीएच कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इस पीएच स्केल की खोज किसने की। अगर आपसे पूछे कि इस पीएच स्केल की खोज किसने की, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इस पीएच स्केल की खोज की है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब अगर देखें कि रक्त का अगर आपसे पीएच पूछ लिया जाए कि इस रक्त का पीएच कितना होता है, तो पता होना चाहिए आपको कि कितना होता है, 7.4। अब ये 7 पॉइंट क्या है, तो एक स्केल बनाया है सोरेनसन ने कि सबसे पहले इसने एक वैल्यू ली है 7। ठीक है, 7 से जो अगर कोई भी किसी भी लिक्विड का पीएच अगर ज़्यादा आता है तो उसको कहा जाता है क्षार। क्षार यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं बेस। और अगर 7 से अगर उसका पीएच कम है तो उसे कहा जाता है अम्ल।
ठीक है, अम्ल यानी होता है एसिड। ठीक है, तो बताओ रक्त का जो पीएच होता है वो 7 पॉइंट कितना होता है 4। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है तो आपको आंसर देना है कि जो रक्त होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्लियर है इतना। जैसे आपने एक चीज़ और सुनी होगी, आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हो सुना होगा एसिडिटी नामक वर्ड। ठीक है, अब ये एसिडिटी क्या होता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है अम्लता। ठीक है, अब आपने ये भी सुना होगा कि हमारे पेट में या स्टमक में एक अम्ल पाया जाता है जिसको बोला जाता है HCl। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब ये HCl क्या काम करता है, जैसे भी हमारे शरीर में, जैसे अपन बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो अपने शरीर में HCl नामक जो अम्ल होता है ये भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को या फिर जो भी अपन ने पोषक पदार्थ खाए हैं उसमें कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो अपन ने कुछ भी बाहर का खाना खा लिया। अब बाहर का खाना अच्छा तो होता नहीं है, कुछ भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई गंदा खाना खाया है तो बताओ गंदे खाने में कीटाणु वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ज़्यादा उपस्थित होंगे। तो उसको मारने के लिए बताओ हमारे शरीर में क्या निकलेगा, HCl। HCl क्या होता है, एक अम्ल, और अम्ल जो निकलता है इस गंदे खाने के अंदर बैक्टीरियाओं को मारने का काम करता है। अगर ज़्यादा ही गंदा खाना खा लिया तो बताओ HCl की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारे जो स्टमक होगा उसमें अम्ल ही अम्ल भर जाएगा पूरा। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि एसिडिटी को कम करने के लिए अपन एक मार्केट से लेके आते हैं इनो, है ना। अब आप इस इनो के अंदर देखा जाए तो इनो के अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार का होता है क्षार। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने पेट में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ गई, अपने पेट में एसिडिटी हो चुकी है, तो अपन इनो लेते हैं, इनो के अंदर होती है क्षार, और क्षार को जब पानी के साथ अपन पी जाते हैं तो अम्ल और क्षार मिलके किसका निर्माण कर देते हैं, तो ये बन जाता है उदासीन। क्या बन जाता है, उदासीन। और 6 सेकेंड के अंदर अपना जो पेट होता है वो एकदम नॉर्मल होता है। इसलिए आपने इनो के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकेंड में। ठीक है, तो ये एसिड और बेस थोड़ा सा अपन ने पढ़ लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का पीएच कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। चलो अगले पेज पे चलते हैं। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि शरीर का कौन सा अंग ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सारी चीज़ों का परिवहन कौन करता है, रक्त। ये अभी पटवारी के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो रक्त की बात करें, देखो जैसे आप जैसे अपन कोई बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी हो गई एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई लोग बीमार पड़ते हैं तो जैसे बीमार पड़ने के बाद सबसे पहले अपन डॉक्टर को दिखाते हैं। तो कभी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर जाते से ही नहीं अपने को गोली दवाई दे देता है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, सबसे पहले वो जांच का बोलते हैं कि आप इसकी जांच करा लो। और जब अपन जांच कराने जाते हैं तो जांच बहुत सारी होती है। ठीक है, उसमें एक जांच जो होती है डॉक्टर बोलता है कि ब्लड रिपोर्ट करा लो या ब्लड की टेस्टिंग करा लो। तो जब हम ब्लड लेने जाते हैं तो डॉक्टर अपने पास आता है एक सुई लेके और अपना ब्लड निकाल लेता है। अब उस ब्लड का करता क्या है वो, तो उसके पास एक मशीन होती है। ठीक है, उस मशीन में सबसे पहले अपना ब्लड निकाल के इस परख नली में रखता है और इस परख नली को मशीन के अंदर रखता है और उसे तेज़ी से घुमाता है। तो यहाँ पे अपकेंद्रण की क्रिया होती है और यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड के 2 भाग होते हैं। ठीक है, और इसको जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो ब्लड अपने अपने भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे अगर ये देखा जाए तो इसको तेज़ी से घुमाने के बाद ये रक्त 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो आपको पीला पीला भाग दिख रहा है ये रक्त का जो द्रव भाग कहलाता है, और ये आपको लाल लाल दिख रहा है इसे रक्त का ठोस भाग कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि रक्त के कितने भाग होते हैं तो इसका आंसर आपको देना है कि रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है द्रव और एक होता है ठोस। ठीक है, अगर आपसे इस द्रव का परसेंटेज पूछा जाए कि मानव शरीर में जो रक्त होता है उसके अंदर कितना लिक्विड होता है तो आपको आंसर देना है इसका 55%। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस भाग कितना होता है तो आपको इसका आंसर देना है 45%, यानी 45%। ठीक है, अब इस जो द्रव भाग है इसे अपन कहलाता है ये प्लाज्मा, इसे प्लाज्मा कहते हैं। और जो रक्त का ठोस भाग है उसे अपन कह सकते हैं रुधिराणु। ठीक है, और ये रुधिराणु जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, सबने नाम सुने होंगे। सबसे पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा कहलाता है प्लेटलेट।
तो रक्त का जो ठोस भाग होता है उसके 3 भाग हो गए, पहला हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये अभी अभी क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि आपसे पूछेगा कि रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कि रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पानी। यानी रक्त के अंदर 90 से 92% तक होता है पानी। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। ठीक है। तो आपने एक नाम सुना होगा कि रक्त के अंदर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। एक और सुना होगा कि एक और प्रोटीन पाया जिसे अपन कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। और एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोला जाता है एल्बुमिन। तो रक्त के अंदर मेनली 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त के अंदर प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला फाइब्रिनोजिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा एल्बुमिन। इस एल्बुमिन का नाम आपने ये भी सुना होगा कि एल्बुमिन प्रोटीन अंडे के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। यही हमारे प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ है मेनली, तो आपको आंसर देना है पानी से मिलके। अब ये प्लाज्मा क्या करता है? तो ये क्या करता है? रक्त को लिक्विडिटी प्रदान करता है। जो रक्त दिन भर हमारे शरीर में बहता है उस बहाने में मदद कौन करता है? तो आपको आंसर देना है क्या? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? पानी। इस प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ खनिज पदार्थ भी होते हैं। ठीक है। जैसे हो गया सोडियम, हो गया कैल्शियम, इस प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे खनिज पदार्थ होते हैं। और कुछ मात्रा में होता है लिपिड। लिपिड का मतलब होता है वसा। तो हमने देखा कि प्लाज्मा के कौन कौन से कंपोनेंट, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पानी 90 से 92%। प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 7 से 8%। और 0.1% पाए जाते हैं खनिज पदार्थ। ठीक है। और रक्त का जो दूसरा भाग है उसको अपन ठोस भाग बोलते हैं, जिसका नाम है रुधिराणु। इसके 3 भाग होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट। ठीक है। तो अब इसको आगे चलते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने बताया कि रक्त के प्लाज्मा में पानी की अनुमानित मात्रा क्या होती है, तो 90 से 92%। तो ये पटवारी का क्वेश्चन है, तो आप इसको लगा सकते हो आसानी से। ठीक है। अब और आगे चलें तो जो अपन ने रुधिराणु पढ़ा, रुधिराणु के अंदर अपन ने 3 चीज पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा अपन ने आरबीसी, दूसरा अपन ने पढ़ा डब्ल्यूबीसी और तीसरा पढ़ा अपन ने प्लेटलेट। ठीक है। अब सबसे पहले तो इनके बारे में डिटेल में देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है। सबको पता होगा कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आर से होता है रेड, बी से होगा ब्लड और सी से क्या होगा? तो सी से होगा कॉर्पस सेल। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड और सी से होगा सेल। अब देखो ये दोनों में आपको मतलब सिखाऊंगा, कॉर्पस सेल और सेल में क्या अंतर होता है। और प्लेटलेट का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, प्लेटलेट को प्लेटलेट ही बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि आरबीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है। और प्लेटलेट को हिंदी में बोला जाता है बिंबाणु। ठीक है। ये अणु टाइप होते हैं। ठीक है। अब इनकी संख्या की बात करें कि आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है और प्लेटलेट की कितनी होती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आरबीसी की जो संख्या होती है अपने शरीर में 4.5 मिलियन से 5 मिलियन तक होती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की पूछा जाए तो होती है ये 4,000 से लेकर 11,000 तक। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा कि 3 प्रकार की ब्लड सेल होती है, पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो इनकी संख्या से बन सकता है या फिर इनके फुल फॉर्म से बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है। तो आपको आरबीसी का नाम पता होना चाहिए कि आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स।
देखो सबसे पहले साइट्स वर्ड यहाँ पे भी बायो के अंदर आ जाए तो साइट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये कोशिका है। कोशिका के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है साइट्स। इरेथ्रो का मतलब क्या होता है? तो इरेथ्रो का मतलब होता है लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। और साइट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि शरीर की छोटी छोटी कोशिकाएं। अगर इस वर्ड का मतलब देखें अपन की इस वर्ड का मतलब क्या होता है तो क्या होता है? लाल रंग की कोशिका। यानी आपसे पूछे कि अपने शरीर में लाल रंग की कोशिका कौन सी होती है तो आपको बताना है आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी रक्त में क्या करती है? रक्त का जो रंग रेड होता है वो कौन प्रदान करती है? आरबीसी। ठीक है, अब अगला देखें तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। अभी साइट्स का मतलब अभी आपको पता है कि साइट्स का मतलब होता है कोशिका। अब ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन। तो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर में वह कौन सी कोशिका है जिसका कोई भी रंग नहीं होता है? तो आपको आंसर क्या देना है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है इरेथ्रोसाइट। अगर आपसे पूछे कि प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब अपन मेन चीज इसमें देखते हैं कि अपने शरीर में जो तीनों कोशिकाएं होती है इनकी कमी से भी रोग होते हैं और इनकी वृद्धि से भी रोग होते हैं। तो इनकी कमी और वृद्धि से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे आपसे पूछे कि आरबीसी अगर अपने शरीर में कम हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, या फिर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, या अपने शरीर में प्लेटलेट कम हो जाए। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई सा एक रोग होता है जिसके अंदर आपने बहुत बार सुना होगा कि प्लेटलेट कम हो गए। तो आपने सुना होगा डेंगू के अंदर। ठीक है, तो डेंगू में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अब तीनों चीज देखते हैं। जैसे मान लो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन में ये भी एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और आरबीसी जब बढ़ जाते हैं तो उससे भी पूछा जाता है कि आरबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है। ठीक है, अगला देखें तो इसका देखें कि आरबीसी जब अपने शरीर में कम हो जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एनीमिया रोग। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको बताना है कौन सा रोग होता है? एनीमिया। या फिर सीधा क्वेश्चन बन सकता है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको आंसर क्या देना है? आरबीसी की कमी से। ठीक है, अब एनीमिया को बहुत सारे व्यक्ति अपनी भाषा में बोल देते हैं खून की कमी। ठीक है, डॉक्टर कभी कभी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने को बोलता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई। एक्चुअल में ये नहीं बोलता है कि एनीमिया, क्योंकि एनीमिया समझ नहीं पाएंगे। तो एनीमिया को अपनी भाषा में क्या बोला जाता है? खून की कमी। खून की कमी एक्चुअल में किसकी कमी होती है? आरबीसी की कमी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि आरबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है तो आरबीसी की वृद्धि से होता है पोलीसाइथेमिया। पोलीसाइथेमिया। अब देखो अगर इसको मैं समझाऊं कि पोली का मतलब, पोली जहां पर भी लिखा होता है ना, पोली का मतलब होता है अधिक। पोली का मतलब क्या होता है? अधिक, यानी वृद्धि, यानी बढ़ जाना। साइड्स का मतलब अभी बताया कि साइड्स का मतलब होता है कोशिका। और जहां पर भी मिया या इया, जैसे एनीमिया लगा हुआ है, यहाँ मिया लगा हुआ है, ये बीमारियों के पीछे अधिकतर लगा होता है। तो ये बीमारी है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सी भी कोशिका जब शरीर के अंदर बढ़ जाती है, एक्चुअल में कौन सी कोशिका बढ़ रही है अपने शरीर में? आरबीसी की कोशिका। ठीक है, जब आरबीसी अपने शरीर में बढ़ जाती है तो उस बीमारी को अपन बोलते हैं पोलीसाइथेमिया। और जब ये बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी के अंदर चेहरा एकदम लाल दिखाई देता है। ठीक है, चेहरा कैसा दिखाई देता है इसके अंदर? लाल रंग का। पूरा व्यक्ति, अगर आपको देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे लाल लाल जैसे दिखते हैं तो उनके अंदर हो सकता है किसकी वृद्धि हो गई हो? आरबीसी की वृद्धि हो गई हो। अब दूसरी बात देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है? डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो जब अपने शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं और डब्ल्यूबीसी क्या हो जाते हैं? अधिक। तो दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे जब क्या होगा, और डब्ल्यूबीसी जब कम हो जाते हैं तो क्या होता है। तो इसकी जो बीमारी का नाम रखा गया है वो इसके वैज्ञानिक नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो जब डब्ल्यूबीसी शरीर में अधिक हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। और बहुत सारे लोग इसी को अपनी भाषा में बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे कि ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो आप आंसर दे सकते हो ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, अब जब डब्ल्यूबीसी अपने शरीर में कम हो जाएंगे, ठीक है, जब डब्ल्यूबीसी अधिक हो गए तो ल्यूकेमिया होगा, जिसको अपन ने नाम क्या दिया है? ब्लड कैंसर, यानी रक्त का कर्करोग। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी जब कम हो जाते हैं तो इससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ल्यूकेपीनिया।
ल्यूकेपीनिया में व्यक्ति जो होता है वो बार बार बीमार पड़ता है। जैसे आपने कोई व्यक्ति देखा होगा कि 2-3 हफ्ते होते हैं फिर बीमार पड़ जाता है, तो उसके अंदर हो सकता है कि डब्ल्यूबीसी कम हो। ये डब्ल्यूबीसी जो होता है इसे हमारा शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। अब बॉडीगार्ड इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। यानी आपसे पूछे कि शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। अगर पूछे आरबीसी का काम क्या होता है, तो रक्त को लाल रंग जो प्रदान करने का काम होता है वो किसका होता है? आरबीसी का। और शरीर की रक्षा यानी बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु सबसे रक्षा करने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। अगर आपसे इसी प्रकार पूछे कि ये प्लेटलेट जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो जो अपना देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो रक्त होता है वो गाढ़ा होता है और किसी किसी का जो रक्त होता है बहुत पतला होता है। तो जिसके शरीर में प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा होती है ना उसका रक्त गाढ़ा होता है। यानी प्लेटलेट जो होता है अपने रक्त को गाढ़ा करने का काम करता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि जब प्लेटलेट अपने शरीर में कम हो जाए या फिर पूछ सकता है कि अधिक हो जाए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको अधिक वाला बता देता हूं कि जब भी अपने शरीर में प्लेटलेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो अपने को एक बीमारी हो सकती है जिसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस, जिसको बहुत सारे लोग अपनी भाषा में बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अपना जो रक्त होता है वो बहता है छोटी छोटी धमनी और शिराओं में। ठीक है, अब मान लो कि आपकी धमनी और शिराओं में ये जो रक्त है उसमें प्लेटलेट की मात्रा बढ़ चुकी है। यानी आपका जो रक्त हो रहा है वो कैसा हो रहा है? गाढ़ा, यानी उसको बहने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, अब आपका जो हार्ट होता है, इधर जो आपका हृदय होता है वो क्या करता है? इस रक्त को पूरी ताकत से खींचने का काम करता है। ठीक है, अब आपके शरीर में अगर प्लेटलेट ज्यादा है तो रक्त कुछ ज्यादा ही मात्रा में गाढ़ा हो गया। ठीक है, अब ये पूरा हार्ट अपनी ताकत लगा देता है और ताकत लगाने के बाद भी अगर रक्त उसके अंदर नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे हार्ट हो जाता है फेल, और इसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं? हार्ट अटैक। और उसका वैज्ञानिक नाम पूछे कि हार्ट अटैक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपको इसका आंसर देना है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो प्लेटलेट की वृद्धि से थ्रोम्बोसिस रोग होता है। और जब प्लेटलेट अपने शरीर में कम हो जाते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि एक रोग होता है डेंगू। ठीक है, डेंगू में बहुत सारे व्यक्तियों के जो प्लेटलेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम। अब प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो रक्त पतला होता है, और रक्त अगर पतला होता है तो इसके अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आपको छोटी सी भी चोट लगी तो आपका बहुत सारा रक्त बह जाएगा। ठीक है, रक्त पतला होने के कारण। तो डेंगू रोग, अब ये डेंगू रोग के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा कि ये डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो आपको आंसर बताना है मादा एडिस मच्छर। जो एडिस मच्छर होता है इसके काटने से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? डेंगू। आपने एक मच्छर देखा होगा, एक मच्छर आता है जिसके शरीर पे कुछ ऐसी धारियां बनी होती है। ठीक है, इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। ठीक है, किस मच्छर को? मादा एडिस मच्छर को। इसके शरीर पे ऐसी टाइगर जैसी धारियां बनी होती है। आपने देखा होगा बिल्ली टाइगर के ऊपर ऐसी धारियां बनी होती है। अब ये जो मच्छर होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। जैसे आपने एक बीमारी सुनी होगी इबोला नाम की बीमारी, जो साउथ अफ्रीका में फैली थी, उसको भी किसने फैलाया था? मादा एडिस ने। अब आप देखते हो कि अपन दो मच्छर पड़ते हैं बायो के अंदर, एक तो होता है एडिस और एक एनाफिलिस। उनके दोनों के आगे लगा होता है मादा। मादा का मतलब ये लेडीज मच्छर होते हैं। ठीक है, अब बताओ ये मादा ही मच्छर क्यों काटते हैं अपने को? कभी भी नर मच्छर अपने को नहीं काटता है। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया कि खून से प्राप्त करते हैं। खून से वो अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, देखो मच्छर जो होता है ना, मच्छर के अंदर खून की एक्चुअल में बोल सकते हैं कमी होती है। और जब मादा अपने अंडे बना रही होती है, या जिसे बोल सकते हैं कि वो गर्भावस्था में होती है, तो उसे खून की रिक्वायरमेंट होती है और वो खून लेने आती है अपने पास, तो अपने को काटती है, अपन सीधा उसको मार देते हैं। तो अपन 2-3 लोगों की हत्या कर देते हैं, एक तो उसके बच्चों की हत्या कर देते हैं, साथ साथ उसको भी मार देते हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि हमेशा मादा क्यों लिखा जाता है। अंडे देने के लिए मच्छरों को खून की आवश्यकता होती है, खाना तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के बारे में देखा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो चलो अब अपन आगे देखते हैं कि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? क्या पूछेगा? मानव शरीर का ब्लड बैंक, या ब्लड बैंक को बोल सकते हैं रक्त निधि। रक्त निधि कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लीन। ठीक है, और जिसे हिंदी में एक और नाम दिया जाता है तिल्ली।
अब देखो, ये जो प्लिया होती है, तिल्ली होती है, स्प्लीन होती है, ये क्या काम करती है? देखो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये अपना स्टमक है, ये पेट है, और इस पेट के साइड में ये जूम करके बता दी, ये जो दिख रही है ये क्या है? प्लीहा। ठीक है, ये प्लीहा है। अब ये प्लीहा क्या काम करती है? तो जो अपने शरीर में अतिरिक्त ब्लड होता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, और इतना जो ब्लड होता है वो अपने जो शरीर को चलाने में मदद करता है। ठीक है, अब मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, या किसी को कुछ चोट लग गई, तो बताओ उसका रक्त बह जाता है कि नहीं बह जाता है? अगर मान लो इतना ही रक्त हुआ तो थोड़ा सा बह गया रक्त तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो उस कंडीशन के लिए अपना जो शरीर होता है ना, वो थोड़ा सा ब्लड एक्स्ट्रा में रख के रखता है कि अगर कुछ कारणवश अगर इसका ब्लड बह भी गया तो जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होगी? तो ये स्प्लीन इसको ब्लड दे देगी। तो अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है स्प्लीन। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इस स्प्लीन के अंदर कितना रक्त स्टोर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इस स्प्लीन के अंदर रक्त स्टोर होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब होता है 450 ml, यानी 450 ml रक्त इसमें स्टोर होता है। ठीक है, और इस 450 ml रक्त को बनने में लगता है 90 दिन का समय। ठीक है, जैसे आपने कभी रक्तदान किया हो, ठीक है, तो आप एक बार जो रक्तदान करते हो ना, डॉक्टर आपको एक सलाह देता है कि अब आपको 3 महीने तक रक्तदान नहीं करना है। जैसे 1 महीने में होते हैं 30 दिन, तो 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन। तो आप जब रक्तदान करते हो ना, तो इस प्लीहा का जो सारा रक्त होता है ना, वो आप दान कर चुके होते हो। तो इसको वापस रक्त बनाने के लिए या इसको फुल होने के लिए टोटल कितना समय लगता है? 90 दिनों का समय लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर क्या देना है? प्लीहा को। देखो अब ये है, अब अपन थोड़ा सा आरबीसी के बारे में देख लेते हैं। आरबीसी क्या होती है? तो आरबीसी क्या होती है? तो आरबीसी के बारे में अपन एक थोड़ी सी चीज देखी कि आरबीसी की कमी जब हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, और जब आरबीसी बढ़ जाते हैं तो पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। अब आपको आरबीसी का फुल फॉर्म भी पता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस सेल। अब ये कॉर्पस सेल क्यों लिखा हुआ है इसके नाम के आगे, और व्हाइट ब्लड सेल क्यों लिखा हुआ है? कॉर्पस सेल इसलिए लिखा हुआ है, कणिकाएं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोशिका की तरह काम नहीं करती है। जैसे आपने 10वीं 11वीं 12वीं में कोशिका का डायग्राम बनाया हो, तो कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर गोल्गी का है, लाइसोसोम, बहुत सारी चीजें होती, और इनका सबका काम ऊर्जा बनाना, शरीर की अलग अलग प्रोटीन प्रदान करना, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बट आरबीसी के अंदर ये सारी चीजें होते ही नहीं है। आपसे पूछे कि शरीर की वह कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो उसका आंसर आरबीसी ही आएगा, क्योंकि आरबीसी में ना तो कोई केंद्रक होता है, ना तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है तो अब हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे पूछे कि अपने शरीर में जो आरबीसी होती है उसका जन्म कहाँ होता है? जो अपने शरीर में आरबीसी का जन्म होता है रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, अब देखो, बोन का मतलब, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, ये बनी हुई है एक हड्डी। ठीक है, अब कभी हड्डी को आपने डिटेल में देखा हो, ठीक है, अगर आप नॉनवेज वॉनवेज खाते होंगे तो आपने देखा होगा कि हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है। तो हड्डी के डिटेल में देखा हो तो हड्डी के अंदर अगर अंदर की साइड जाए ना, तो इसके अंदर छोटी छोटी सी बनी होती है जालियां, है ना। तो इसको बोला जाता है, जाली का मतलब होता है मेरो। और अपनी हड्डियों के अंदर 2 प्रकार की मेरो पाई जाती है। ये जो बीच वाली मेरो है इसको बोला जाता है पीला अस्थि मज्जा, और जो हड्डियों के कोने पे उपस्थित होता है इसको बोला जाता है लाल अस्थि मज्जा। तो आपसे पूछे कि आरबीसी कहाँ पर बनती है, तो आपको बताना है कहाँ पर जन्म लेती है वो, रेड बोन मेरो में, यानी लाल अस्थि मज्जा में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आरबीसी जब बनती है तो वो कितने दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहती है, यानी उसका जीवन काल कितने समय का होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 120 दिन का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आरबीसी ये बनता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, यानी आरबीसी दिखने में कैसी होती है। अब देखो यहाँ पर आपको आरबीसी दिख रही है, ठीक है, ये तो सामने से गोल दिख रही है, बट वो ये गोल आकार नहीं पूछता है। इसको अगर साइड से देखे ना, तो कुछ यहाँ से दबा हुआ
और यहाँ से भी दबा हुआ आपको आकार दिखता है। ठीक है, तो आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो फिजिक्स के अंदर ऐसा कुछ दर्पण बनता है जिसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ठीक है, तो ये वाला एक अवतल और ये वाला दूसरा अवतल। तो अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का आकार कैसा होता है तो आपका इसको आंसर बताना है द्विअवतलीय। क्या आंसर आएगा? द्विअवतलीय, यानी इंग्लिश में बोले तो बाय कॉनकेव। ठीक है, अब एक चीज और देखें कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है, यानी आरबीसी कहां पर मरती है अपने शरीर में, आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आरबीसी की मृत्यु जो होती है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है, प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है ना, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड, ठीक है, ग्रेव यार्ड का हिंदी मीनिंग होता है शमशान। यानी आपसे ये भी पूछ सकता है कि आरबीसी का शमशान घाट किसे कहा जाता है, तो आपको उस कंडीशन में आंसर क्या बताना है, प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है, लाल रक्त कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यानी आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या आ गया, इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये पटवारी का क्वेश्चन है, ये अबकारी और पटवारी के क्वेश्चन लिए हैं। उन रुधिर कोशिकाओं का नाम लिखिए जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। मैंने आपको बताया कि आरपीसी जो होता है उसके आखिरी में कॉर्पस सेल क्यों लिखा है, क्योंकि उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। देखो इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि इस पृथ्वी पे दो ही एक ऐसे एनिमल है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, एक होता है ऊंट और दूसरा होता है लामा। ऊंट और लामा की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये दोनों अपवाद हैं। बाकी जैसे मनुष्य हो गए, कोई भी बकरी हो गई, भेड़ हो गई, किसी भी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखें कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है। देखो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे जैसे अपन, जैसे मान लो ऊंचाई पर जाते हैं, कोई पहाड़ पर जाते हैं, ठीक है, तो जब अपन एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है, वहां सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। यानी क्या होता है, वहां पर एटमॉस्फेयर के ऊपर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। और इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा शरीर जो होता है वो आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। आरबीसी अब क्या करती है, तो आरबीसी क्या करती है, इस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ के शरीर की हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इस आरबीसी का होता है। तो जब अपने शरीर, जैसे मान लो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपना शरीर ऑटोमेटिक आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है, आरबीसी संख्या बढ़ जाती है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जोड़ती है, जिसके कारण अपना शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। तो क्वेश्चन यही है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पे क्या होती है, तो इनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि। आपसे पूछ भी सकता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो आपको इसका आंसर देना है 30% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है, 30। देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि सोते समय, जब अपन सोते हैं ना, कि सोते समय आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। तो आपको बताना है सोते समय हमारे शरीर में आरबीसी संख्या में क्या होती है, कमी हो जाती है। अब ये कमी क्यों होती है, देखो आरबीसी का मेनली काम देखे ना, तो आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को जोड़ती है और ऑक्सीजन को जोड़ के हर एक कोशिका तक पहुंचाती है। और ये कोशिका का काम क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेके ऊर्जा बनाने का काम करती है। अब जैसे मान लो अपन सोए हुए हैं, ठीक है, अब अगर सोए हुए हैं तो अपने शरीर में इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी सी ऑक्सीजन में भी काम चल जाएगा। तो शरीर ऑटोमेटिक इस आरबीसी की संख्या को क्या कर देता है, कम। आपसे पूछे कितना प्रतिशत कम करता है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि 5% आरबीसी की कमी होती है। और जब पहाड़ों पे जाते हैं तो बढ़ती कितनी है, 30%। ठीक है, अब अपन ने आज आरबीसी के बारे में पढ़ा, कल अपन देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट के बारे में, और भी आगे देखेंगे, रक्त समूह पढ़ेंगे, फिर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो आज अपनी क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।